हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में आप जो अध्याय लेसन 4 पढ़ाया गया है कृषि, उसमें चावल तक के बारे में आपने पढ़ा था कि चावल किन किन क्षेत्रों में पैदा होता है। चावल भारत का मुख्य खाद्य फसल है। अब आज उसके बाद से जो मुख्य अन्य खाद्य फसलें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर पे आता है गेहूं। गेहूं जो है भारत का दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। पहले नंबर पे चावल था और जो दूसरा महत्वपूर्ण खाद्य फसल है वो गेहूं है। गेहूं जो है वह आपका उत्तर और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों, मतलब भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि चावल की तरह गेहूं भी क्या है, एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। और ये जो है एक रबी की फसल है, यानी कि इसको कब बोया जाता है, इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास इसको बोया जाता है। और तो इसके लिए ये शीत ऋतु की फसल है और इसे पकने के लिए खुली धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि ये अप्रैल मार्च अप्रैल तक ये क्या होता है, पककर तैयार हो जाता है। अब जो गेहूं के क्षेत्र हैं, गेहूं बोने के क्षेत्र हैं, इसके लिए एक मतलब कि ठंड मौसम की आवश्यकता होती है और पकने के लिए धूप की आवश्यकता है। लेकिन और इसके साथ साथ 50 सेमी से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि गेहूं तैयार होने के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब गेहूं के मुख्य रूप से दो क्षेत्र हैं। पहला जो क्षेत्र है वो क्या है, गंगा और सतलुज का मैदान है। गंगा सतलुज का मैदान जहां पे गेहूं पैदा होता है। और दूसरा है जो दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश है। दूसरा है दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो इन दो क्षेत्रों में गेहूं अधिक पैदा होता है। कहाँ कहाँ पे, एक गंगा सतलुज का जो मैदान है, गंगा सतलुज का मैदान जो उत्तर पश्चिम में है। गंगा सतलुज का मैदान कहाँ है, उत्तर पश्चिम में जो गंगा सतलुज का मैदान है वहां पे गेहूं ज्यादा पैदा होता है। और एक दक्कन की जो काली मिट्टी वाला प्रदेश है वहां पे गेहूं पैदा होता है। अब इसके अलावा जो राज्यों के नाम अगर बताया जाए कि कहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं पैदा होता है किन राज्यों में, तो वो है पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इन राज्यों में गेहूं पैदा होता है। अब मैं आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये जो 4 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे गेहूं ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में बोया जाता है। बाकी जो बिहार और राजस्थान है यहाँ पे भी गेहूं बोया जाता है, लेकिन उतना अधिक मात्रा में न तो उत्पादन होता है न तो उसको बोया जाता है। मुख्य रूप से जो गेहूं उत्पादन और जब बोया जाता है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। मैप के द्वारा मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है यहाँ पे गेहूं जो होता है सबसे अधिक पैदा होता है, सबसे अधिक बोया भी जाता है। यहाँ पे आप पंजाब, इसमें पंजाब राज्य आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश। इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यहाँ पे गेहूं अधिक मात्रा में बोया जाता है, इसका अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अब जो ये क्षेत्र है जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे जो राजस्थान का कुछ हिस्सा है यहाँ पे जो गेहूं होता है वो कम मात्रा में पैदा होता है, कम मात्रा में बोया जाता है। तो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 6 मुख्य राज्य हैं जहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कुछ हिस्सा है जहां पे गेहूं बोया जाता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, यानी कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में हो सकता है कि गेहूं बोया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है 6 मुख्य राज्यों में गेहूं बोया जाता है। कहाँ कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, यहाँ पे गेहूं बोया जाता है। तो आई होप आपको ये मैप के द्वारा समझ में आया होगा। अब अगला है गेहूं के बाद नंबर आता है
मोटे अनाज, इन्हें क्या कहता है? मोटे अनाज। देखिए मोटे अनाज में क्या क्या आता है? मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज में आते हैं। देखिए इन्हें मोटे अनाज, क्योंकि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें पौष्टिकता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये मोटे अनाज इन्हें कहा जाता है, लेकिन इनमें प्रचुर मात्रा में पौष्टिकता पाई जाती है। देखिए जो रागी से उदाहरण के रूप में हम रागी के बारे में जान सकते हैं। जो रागी है, रागी में क्या होता है कि कैल्शियम, लोहा और सूक्ष्म पोषक तत्व काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रागी में क्या पाया जाता है? रागी में जो होता है कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम, लोहा, इसके साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए और इसके अलावा जो ज्वार है, ज्वार के उत्पादन में, ये जो दूसरे नंबर पे ज्वार है, ज्वार के उत्पादन में क्या होता है कि भारत क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा मुख्य खाद्य पदार्थ है। ज्वार जो है उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा मुख्य खाद्य पदार्थ है, क्योंकि ये एक क्या होता है कि इसमें काफी अधिक मात्रा में सिंचाई की, मतलब ये शुष्क क्या कहते हैं, नम क्षेत्र में बोया जाता है, और इसमें इसे वर्षा की आवश्यकता होती है। इसको वहीं पे बोया जाता है जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, तो इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये कि जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में ये ज्यादा बोया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा उतना नहीं होता है वहां पे सिंचाई के द्वारा ज्वार को बोया जाता है। तो अब ये जो ज्वार है किन क्षेत्रों में ज्यादा इसका उत्पादन होता है, यानी कि ज्वार का उत्पादन किन क्षेत्रों में ज्यादा होता है? तो ये जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहां कहां पे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में क्या होता है कि ज्वार ज्यादा मात्रा में, यानी कि ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अब अगला है बाजरा। रागी और ज्वार के बारे में हमने जान लिया, अब बाजरा। देखिए बाजरा जो है वो बलुआ और उथली काली मिट्टी में होता है। कहां कहां पे? बाजरा जो होता है वो बलुआ मिट्टी, जिसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं, और उथली काली मिट्टी। बाजरा का उत्पादन कहां पे होता है? बाजरा कहां पे बोया जाता है? बलुआ और उथली काली मिट्टी में बोया जाता है। अब जो बाजरा है वो कहां कहां पे ज्यादा इसका उत्पादन होता है? बाजरा कहां पे होता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में क्या किया जाता है कि बाजरा बोया जाता है। इसके अलावा जो रागी है, रागी एक शुष्क प्रदेश में बोया जाता है। रागी जो है उसको कहां बोया जाता है? रागी भी एक मोटा अनाज है, तो रागी को एक शुष्क प्रदेश में बोया जाता है। और ये किन किन मिट्टियों में बोई जाती है? रागी जो है लाल मिट्टी में भी बोई जाती है, काली मिट्टी में भी बोई जाती है, लाल मिट्टी में बोई जाती है, काली मिट्टी में भी बोई जाती है, और दोमट मिट्टी में बोई जाती है, और उथली काली मिट्टी में बोई जाती है। दोमट मिट्टी, रागी जो है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और उथली काली मिट्टी जो होता है उसमें भी ये रागी क्या किया जाता है? बोया जाता है। और यह रागी क्या है? ये रागी या बाजरा हो गया या ज्वार हो गया, क्या है? एक मोटा अनाज है। अब जो रागी की फसल है वो कहां कहां पे इसका पैदावार होता है, मतलब कहां कहां पे ज्यादा बोया जाता है? तो वो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में क्या किया जाता है कि रागी को पर्याप्त मात्रा में बोया जाता है। तो ये है रागी की फसल। अब अगला अगला है मक्का।
देखिए मक्का जो है क्या है, मक्का एक खरीफ की फसल है। मक्का क्या किसकी फसल है, खरीफ। खरीफ की फसल क्या उत्पादन कब, खरीफ की फसल कब बोया जाता है, मानसून के शुरुआत, जब मानसून की शुरुआत होती है तभी खरीफ को बोया जाता है, मतलब खरीफ की फसलें बोई जाती है। तो मक्का जो है खाद्यान्न और चारा दोनों, ये खरीफ की फसल के साथ साथ खाद्यान्न और चारा, यानी कि मक्का का प्रयोग खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है, खाने के रूप में भी किया जाता है, और इसका उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है। अब जो मक्का है एक तो खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल के लिए हम सभी को मालूम है कि काफी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो खरीफ की फसल क्योंकि मक्का जिसमें पानी की आवश्यकता होती है, साथ साथ ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पुरानी जलोढ़ मिट्टी में इसको पैदा किया जाता है। इसके लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ये मतलब इसका उत्पादन अच्छे तरह से होता है। और इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसके लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, यानी कि इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में मक्का जो होता है वो अच्छे तरह से पैदा होता है। देखिए कुछ समय से क्या हुआ है, कुछ समय से जो नए किस्म के बीज हैं, यानी कि मक्के के नए किस्म के बीज जो आए हैं, सिंचाई के साधन की व्यवस्था हुई है, और नए नए उर्वरक आए हैं, यानी कि नए नए रासायनिक दवाएं खादे आए हैं, जिससे क्या हुआ कि मक्का का जो उत्पादन हुआ है वो बढ़ गया है। मक्का का उत्पादन कुछ सालों में बढ़ा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि सिंचाई के साधन, अच्छे किस्म के बीज और उर्वरक, इन सभी के कारण मक्का का उत्पादन बढ़ गया है। अब जो मक्का है वो कहाँ कहाँ पे पैदा होता है, मक्का जो होता है कर्नाटक में पैदा होता है, मध्य प्रदेश में पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इन राज्यों में जो है मक्का ज्यादा है, यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है। अब अगला है पॉइंट दालें। देखिए दाल में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसके बारे में बताएंगे। देखिए दाल जो है वो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन भी होता है और सबसे अधिक दाल का उपभोग भी होता है, यानी कि सबसे अधिक दाल का उत्पादन भारत में किया जाता है। संसार में सबसे अधिक जो दाल का उत्पादन होता है वो भारत में किया जाता है, और सबसे अधिक खपत यानी कि उसका उपभोग भी, सबसे अधिक खपत भी दाल का भारत में ही होता है। देखिए क्योंकि एक शाकाहारी भोजन जो होता है भारत में, उस शाकाहारी भोजन में जो दाल होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन का काम करते हैं, यानी कि दाल से बहुत अधिक प्रोटीन मिलती है। क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग क्या है, भारत में ज्यादातर लोग हैं शाकाहारी, तो दाल का उपयोग यहाँ पे ज्यादा होता है, और क्योंकि दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब जो दाल होती है, अब दालों में बहुत सारे, जैसे मटर आ जाएगा, मटर, चना, अरहर, फिर उड़द, मूंग, ये सब क्या है, ये सब दाल, इन सब से क्या, इन सभी पौधों से मतलब कि जो पैदा होता है वो दाल के रूप में, यानी कि इन्हें दलहन की फसलें कहा जाता है। अब देखिए ये जो होती हैं इनमें ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है। ये शुष्क दालें जो होती हैं उनमें ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है। ये शुष्क प्रदेश यानी कि शुष्क क्षेत्रों में उगती है, शुष्क परिस्थितियों में इनको उगाया जा सकता है। क्यों, ये दालों में ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्योंकि फलीदार होने के कारण क्या होता है, क्योंकि ये दालें जो होती हैं फलीदार होती हैं, तो फलीदार होने के कारण अगर अरहर को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो दालें होती हैं वे क्या करती हैं, नाइट्रोजन, वायु से नाइट्रोजन सोख लेती हैं। नाइट्रोजन सोख करके वे मिट्टी को क्या करती हैं, उपजाऊ बना देती हैं। जो दालें होती हैं, अरहर को अगर हम छोड़ दिया जाए, क्योंकि दालें क्या होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं, तो अरहर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दालें होती हैं वे क्या करती हैं, ऑक्सीजन, वायु से ऑक्सीजन लेके मिट्टी को उर्वरक बनाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दालों को बोने से ये इसको रोटेट करके बोया जाता है। देखिए कुछ दालें जो होती हैं रबी की फसल में भी बोई जाती हैं, जैसे कि
मटर चना हो गया रबी की फसल में बोई जाती है, उड़द मूंग हो गया ये क्या, ये खरीफ की फसल यानी कि खरीफ की फसलों में भी इनको बोया जाता है। तो ये क्या करती हैं, मिट्टी को ऑक्सीजन नाइट्रोजन आसानी से उपलब्ध कराती हैं वायु से सोखकर। अब जो दालें हैं वो किन राज्यों में ज्यादा पैदा होती हैं, तो जो दालें हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में दालें जो होती हैं कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और इसके साथ साथ कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक में दालों का अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये इस प्रकार से दाल जो भारत में सबसे अधिक बोया जाता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है और सबसे अधिक उपभोग भी होता है, तो इन राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। और दालों में ये कुछ वैरायटी है जिसमें मटर, चना, अरहर, उड़द और मूंग प्रमुख हैं। अब अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है अब इसमें हम खाद्यान्न के जो अन्य खाद्य फसलें हैं, जो अन्य खाद्य फसलें उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें देखिए अब अन्य खाद्य फसलों में पहला आता है गन्ना। देखिए अब गन्ना क्या है, गन्ना एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना कैसा फसल है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय। गन्ना जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अब जो गन्ना के लिए तापमान की आवश्यकता होती है वो भी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कितना, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस गन्ना के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। और क्योंकि गन्ना काफी लंबे समय तक, लगभग 1 साल में तैयार होता है, तो इसके लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। कितना, 75 सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए, गन्ना के लिए। गन्ना क्या है, कैसी फसल है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल। देखिए जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, गन्ना उन क्षेत्रों में ज्यादा बोया जाता है जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि गन्ना एक 2 महीने 4 महीने में तैयार होने वाली फसल नहीं है, एक लंबे समय में तैयार होती है। तो जहां पे वर्षा ज्यादा होती है वहां पे गन्ने को बोया जाता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां पे भी गन्ने को बोया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और जो गन्ना ऐसी फसल है जो अनेक प्रकार की मिट्टियों में भी बोया जाता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए एक विशेष मिट्टी की आवश्यकता होती है, चाहे काली मिट्टी में हो जाए या दोमट मिट्टी में हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कई प्रकार की मिट्टियों में गन्ने को बोया जा सकता है। अब देखिए गन्ना का जो उत्पादन होता है, भारत जो है वो किस नंबर पे है, 2nd नंबर पे। गन्ना के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर आता है, ब्राजील के बाद भारत जो है गन्ना के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा राज्य, कौन सा देश है, ब्राजील है, और दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है। अब गन्ने से बनाया क्या जाता है, गन्ने से हम सभी को मालूम है गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है, सीरा बनता है। तो ये सब गन्ने से बनाए जाते हैं। अब गन्ना जो होता है, गन्ना का उत्पादन किन राज्यों में ज्यादा होता है, तो गन्ना का जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में पहला नंबर पे कौन सा राज्य आता है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है, बिहार है, और पंजाब है, और हरियाणा। इतने राज्यों में गन्ना की फसल को उगाया जाता है। मतलब ये है कि गन्ना के लिए एक मुख्य मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत सारे प्रकार की मिट्टियों में गन्ना आसानी से उग जाता है। तो ये था गन्ना। अब अगला है तिलहन, यानी कि तेल वाली जो फसलें होती हैं उन्हें क्या कहता है, तिलहन की फसलें कहा जाता है। अन्य खाद्य फसलों में गन्ना के बाद
तिलहन वाली भी फसलें होती हैं। देखिए तिलहन की जो फसलें होती हैं तो इनका उत्पादन कुछ टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ गया था, और 2015 था, 2015 में चीन के बाद 2015 में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर था। यानी कि जैसे गन्ने के उत्पादन भारत का कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर ब्राजील के बाद ना। उसी तरह से 2015 में जब मतलब क्या किया गया था, गणना किया गया, उसका पूरा उत्पादन को मतलब मापा गया, तो 2015 के अनुसार चीन के बाद भारत का क्या नाम है, तिलहन के उत्पादन में दूसरा नंबर था। अब देखिए भारत में जितना भी क्षेत्रफल पे बोया जाता है, यानी कि बुआई का जो क्षेत्र है उसका 12% क्या किया जाता है, तिलहन बोया जाता है। यानी कि जितने क्षेत्रफल पे भारत में खेती की जाती है उसका 12% क्या किया जाता है, तिलहन बोया जाता है। अब देखिए अधिकतम जो खाद्य होते हैं तिलहन में, अब तिलहन में क्या क्या आता है, तिलहन में मूंगफली आता है, सरसों आता है, तिल आता है, सूरजमुखी आता है, अलसी आता है। ये सब क्या है, ये सब तिलहन की मुख्य फसलें हैं। अब देखिए जो तिलहन की जो फसलें होती हैं उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, अधिकतर खाद्य फसलों के रूप में, यानी कि तेल के रूप में, खाना बनाने के लिए तिलहन की फसलों का उपयोग किया जाता है। सब्जी में इसका काम आता है, खाना जब बनाया जाता है तो सब्जी में तेल का काम इसका उपयोग किया जाता है। तो तिलहन का जो अधिकतम जो तिलहन की फसलें जो है जो बोया जाता है, इसका अधिकतम उपयोग किसमें किया जाता है, इसका अधिकतम उपयोग खाने बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ बीजों का उपयोग क्या किया जाता है, कुछ बीजों का उपयोग साबुन बनाने और इसके साथ साथ श्रृंगार की जो वस्तुएं होती है, श्रृंगार का जो सामान होता है उसको बनाने में भी कुछ बीजों का उपयोग किया जाता है। किसमें, साबुन बनाने के लिए और श्रृंगार के सामान। अधिकतर जो तिलहन का तेल का जो प्रयोग किया जाता है वो तो खाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ बीजों का उपयोग किस लिए किया जाता है, कुछ बीजों का उपयोग साबुन बनाने के लिए और श्रृंगार बनाने के सामान के लिए। कच्चे माल को ये क्या किया था, इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया था। उद्योगों को कच्चा माल ये प्रदान करता है। जब साबुन बनाया जाता है, श्रृंगार का सामान बनाया जाता है तो ये कच्चे माल के रूप में उद्योगों में काम आता है। अब जो मूंगफली है, इसमें जो मूंगफली है वो मुख्य तिलहन की फसल है। क्योंकि जो मूंगफली जो तिलहन का उत्पादन होता है उसमें से आधा यानी कि 50% उत्पादन कहाँ से मिलता है, मूंगफली से। तिलहन यानी कि तेल का जो उत्पादन होता है भारत में उसका 50% आधा हमें मूंगफली से ही प्राप्त हो जाता है। तो मूंगफली क्या है, एक खरीफ की फसल है जो मई जून में ही क्या किया जाता है, बोया जाता है। यानी मानसून आने के आसपास में ही इसे बोया जाता है। अब जो मूंगफली है इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इसका उत्पादन होता है गुजरात में और उसके बाद राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मूंगफली को क्या किया जाता है, बोया जाता है। अब जो अलसी और सरसों है, ये अलसी और सरसों है, ये क्या है, ये एक रबी की फसल है। मूंगफली जो है तिलहन की फसलों में मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है जिसे मानसून के समय बोया जाता है। लेकिन जो अलसी और सरसों है ये एक रबी की फसल है। इसे गेहूं के समय जब गेहूं बोया जाता है उसी के टाइम पे इसे भी बोया जाता है। तो ये एक रबी की फसल कब बोई जाती है, सभी को मालूम है कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में मुख्य रूप से रबी की फसलें बोई जाती हैं। तो अलसी और सरसों क्या है, रबी की फसल है। अब जो तिल जो है ये जो है दक्षिण भारत में ये कैसी फसल है, तिल दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तिल जो है दक्षिण भारत में रबी की फसल है और उत्तर भारत में किसकी फसल है, खरीफ की। यानी कि उत्तर भारत में ये मानसून के मौसम में बोया जाता है और दक्षिण भारत में ये कब बोया जाता है, दक्षिण भारत में ये रबी की फसल के, जब रबी की फसल बोया जाता है दक्षिण भारत में रबी की फसल के टाइम पे तिल बोया जाता है और उत्तर भारत में
खरीफ की फसल के समय क्या किया जाता है, तिल बोया जाता है। तो ये सब क्या थे, तिलहन की फसलें थी, जिनमें मुख्य क्या है, मूंगफली है, क्योंकि मूंगफली जितने तिलहन का उत्पादन होता है उसमें मूंगफली आधा 50% उत्पादन मूंगफली के द्वारा ही किया जाता है। और 2015 में चीन के बाद तिलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर था, सेकेंड नंबर था। अब अगला है पेय पदार्थ। पेय फसलों के बारे में हम अब पढ़ेंगे, जिनमें क्या आता है, चाय। देखिए चाय जो है वो रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। चाय क्या है, चाय रोपड़ की खेती का एक उदाहरण है। और जो चाय है वो एक रोपड़ खेती का उदाहरण तो है ही, साथ साथ चाय एक मुख्य चाय जो है एक मुख्य पेय पदार्थ है। चाय क्या है, एक मुख्य पेय पदार्थ है। और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वहीं से उन्होंने ही चाय की शुरुआत की थी। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, बागान बनवाए, चाय की खेती करवाए और वही उसके मालिक होते थे। लेकिन वर्तमान समय में अब जो चाय के बागानों के मालिक हैं वो कौन है, भारतीय हैं। उस समय कौन थे, ब्रिटिश थे। उन्होंने ही भारत में चाय को उगवाना शुरू किया था। इस समय जो चाय का उत्पादन होता है वो उसका मालिक कौन है, भारतीय लोग। देखिए अब चाय के लिए क्या होता है, चाय के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी, उष्ण तथा उपोष्ण, यानी कि गर्मी और हल्की गर्मी ठंड का मिक्स जो होता है उसे उपोष्ण कहते हैं। तो इस चाय के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और देखिए, और वर्ष भर जो सामान्य वर्षा होती है, इसके साथ साथ चाय की खेती कहाँ पे की जाती है, ढलवा क्षेत्र में, जहाँ पे पानी रुके ही नहीं। इसको लगातार पानी की आवश्यकता होती है। जैसे वर्षा होती है, हल्की वर्षा हो तो चाय का जो पौधा होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है। हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है और इसे ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है ताकि पानी वहां पे रुके नहीं। तो पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इस जब हल्की वर्षा होती है तो इसका पौधा तेजी से बढ़ता है। अब इसे वर्ष भर सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। सामान्य वर्षा से क्या होता है, इसका विकास तेजी से होता है। चाय का विकास सामान्य वर्षा में तेजी से होता है। अब जो चाय है ये कहाँ पे उगाया जाता है, तो मुख्य रूप से जो चाय उगाया जाता है वो कहाँ पे, असम है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है। इन क्षेत्रों में चाय अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा चाय जो है वो तमिलनाडु में भी उगाया जाता है और इसके साथ साथ केरल, इन क्षेत्रों में चाय अधिक मात्रा में उगाया जाता है। यानी कि अधिक मात्रा में इसका उत्पादन कहाँ पे था, असम पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वहां पे, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पे चाय ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा भी चाय का उत्पादन किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, फिर आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि चाय का उत्पादन किया जाता है। अब जैसे हमने पिछले में तिलहन के बारे में पढ़ा कि 2015 में तिलहन किस नंबर पे था, भारत का जो उत्पादन था, यानी कि तिलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर था, सेकंड। उसी तरह से चाय का भी है। जब 2015 में ज्ञात किया गया तो चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था, सेकंड स्थान। चीन के बाद भारत का सेकंड स्थान था चाय के उत्पादन में, जब 2015 में गणना किया गया था। तो तिलहन का और चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर था, सेकंड नंबर था। अब इसी तरह से जो दूसरा पेय पदार्थ है चाय के बाद, आपको मालूम होगा कि दूसरा पेय पदार्थ क्या होता है, जो चाय की तरह ही होता है, उसका क्या नाम है, कॉफी। देखिए कॉफी जो है, भारतीय कॉफी जो है वो अपनी गुणवत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व विख्यात है। भारत में जो कॉफी उगाई जाती है उसका क्या नाम है, वो अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है, अरेबिका। ये कॉफी
विश्वविख्यात है। और इसको शुरू में कहां से मंगाया गया था? यमन देश से मंगाया गया था, यानी कि यमन से इसको भारत लाया गया था। तो कॉफी के उत्पादन में भारत, जो कॉफी की क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो भारत में काफी उच्च दर्जे की होती है। ये विदेशों में इसकी मांग भी होती है। अब जो कॉफी उगाया जाता है वो भारत में कहाँ पे उगाया जाता है? नीलगिरी की जो पहाड़ियां है उसके आसपास। कहाँ पे? नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, नीलगिरी की जो पहाड़ियां उसके आसपास कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, यहाँ पे कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी के लिए जैसे मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी जैसे चाय के लिए जो मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से कॉफी के लिए भी वही मौसम की आवश्यकता होती है। कॉफी के लिए भी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसको भी उसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, क्योंकि ये भी एक चाय के तरह ही एक पेय पदार्थ है। और वही जो तापमान, वर्षा जो चाय के लिए चाहिए, जो परिस्थितियां चाय के लिए चाहिए, वही कॉफी के लिए भी चाहिए। तो ये था कॉफी, जो अरेबिका किस्म की कॉफी है, पूरे संसार में विश्वविख्यात है और इसकी मांग बहुत ही अधिक है। इसको कहां से मंगाया गया था? यमन से मंगाया गया था। अब अगला है, इसके बाद बागवानी फसलें। देखिए, बागवानी फसलों में क्या आता है? फल और सब्जियां आती हैं। बागवानी फसलों में जो बागान टाइप के, बागान का उपयोग करके उन्हें उगाया जाता है बगीचे की तरह, तो वही बागवानी फसलें होती है। देखिए, अब बागवानी जो फसलें हैं ये भी 2015 की गणना के अनुसार चीन के बाद फलों और सब्जियों के मामले में भारत का कौन सा स्थान था? बागवानी की जो फसलों में फल और सब्जियां आती हैं, तो 2015 के बाद चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान था? सेकेंड स्थान था। अब जो बागवानी की फसलें हैं भारत में उष्ण और शीतोष्ण, उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध दोनों में भारत में फलों का कटिबंध, जो भारत में फल पैदा होते हैं वो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में फल को पैदा किया जाता है, यानी कि दोनों में फल क्या होते हैं? पैदा होते हैं। अब फलों में जैसे आम हो गया, अब आम जो है वो उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से कहां पे? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में आम काफी विख्यात हैं। इसी तरह से आपका लीची भी उत्तर प्रदेश में, और केला जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में केला अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और खुबानी हो गया, सेब हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में ज्यादा ये खुबानी और सेब उगाया जाता है। तो भारत, क्योंकि भारत क्या है? भारत की विशेषता क्या? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों भारत की जलवायु है। तो यानी कि गर्म मौसम वाले फल और कम गर्म मौसम वाले फल, यानी कि हर प्रकार के फल, यानी कि हर प्रकार के फल भारत में उगते हैं। दक्षिण भारत, मध्य भारत में जो, क्योंकि गर्मी जहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे आम गर्म वाले फसल है, यानी कि उष्ण कटिबंध वाला फसल है, तो इन क्षेत्रों में आम ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं। संतरा जो है वो संतरा नागपुर में संतरा ज्यादा उत्पादन होता है। मेघालय में संतरा का ज्यादा उत्पादन होता है। तो इस तरह से लीची का उत्पादन भी मेघालय में ज्यादा होता है। तो इस तरह से भारत में उष्ण कटिबंधी वाले जो फल होते हैं वो भी, और शीतोष्ण कटिबंधी वाले जो फल होते हैं वो भी, हर प्रकार के फल भारत में उगते हैं। अब इनमें फिर आता है सब्जियां। अब जो सब्जियां हैं उनमें, सब्जियों में हम कह रहे हैं कि मटर, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज, ये जो सब्जियां हैं इनके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। यानी कि एक दो देश को छोड़ दिया जाए, चीन को छोड़ दिया जाए, तो इन सब का उत्पादन, इन सब्जियों के उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। तो
फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में हर किस्म का जलवायु जो है, हर किस्म का मौसम पाया जाता है। यहाँ पे ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। तो जो ठंड में पैदा होने वाली सब्जियां फल होते हैं या गर्मी में पैदा होने वाली सब्जियां फल होते हैं, हर प्रकार के हर टाइप के फल या सब्जियां यहाँ पे भारत में उगाए जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। देखिए, रबड़ जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पैदा होता है। रबड़ कहाँ पे पैदा होता है? रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यानी कि भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में इसको उगाया जाता है। उष्ण कटिबंधों में भी और शीतोष्ण। रबड़ क्या है? भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन इसे उष्ण कटिबंध में भी उगाया जाता है और शीतोष्ण कटिबंध में भी इसे उगाया जाता है। देखिए, ये क्योंकि ये इसके लिए काफी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 25 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए? आर्द्र और नम जलवायु चाहिए, यानी कि आर्द्र भी हो और नम भी हो, वैसी जलवायु चाहिए। और कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब जो रबड़ है वो कहाँ पे उगाया जाता है? रबड़ जो है केरल में उगाया जाता है, तमिलनाडु में उगाया जाता है, कर्नाटक में उगाया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। यानी कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसे उगाया जाता है। रबड़ एक क्या है? एक कच्चा माल है। रबड़ क्या है? कच्चा माल है जो उद्योगों को क्या करता है? उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि उद्योगों के द्वारा इसे बनाया जाता है। ये उद्योगों को कच्चा माल के रूप में उद्योगों को द्वारा उपयोग किया जाता है, तो उद्योगों को ये आधार प्रदान करता है। तो ये है रबड़। अब अगला पॉइंट है रेशेदार फसलें। तो ये रेशेदार फसलें में क्या क्या आता है? रेशेदार फसलें में कपास आता है, जूट आता है और जो प्राकृतिक रेशम होता है। तो कपास और जूट जो हो गया, इसको तो हम मिट्टियों में उगाते हैं, मिट्टी में उगाया जाता है कपास और जूट को, लेकिन जो प्राकृतिक रेशम होता है उसको रेशम के कीट से उगाया जाता है। प्राकृतिक रेशम होता है उसको क्या उगाया जाता है? रेशम के कीट से, के कोकून से इसे प्राप्त किया जाता है। रेशम का जो कीट होता है उसके कोकून से प्राकृतिक जो रेशम है उसे प्राप्त किया जाता है। तो जो पहला है कपास। अब जो कपास है, सूती कपड़ा क्या होता है? सूती कपड़ा कपास से ही बनाया जाता है, यानी कि सूती कपड़े का जो कारखाना होता है कपास के द्वारा एक कच्चे माल के रूप में कपास क्या करता है? उनके लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये कहाँ पे उगाया जाता है? ये दक्कन के पठार में, यानी दक्कन या दक्षिण के पठार में शुष्क भागों में ये उगाया जाता है। और इसके लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? इसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। दक्कन के पठार में ये शुष्क भागों में उगाया जाता है, तो इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो कपास का उत्पादन किया जाता है वो किन क्षेत्र में ज्यादा होता है? जहां का तापमान कैसा हो? जहां का तापमान ऊंचा तापमान हो, यानी कि उच्च तापमान हो, हल्की वर्षा और इसके साथ साथ 210 दिन क्या होना चाहिए? 210 दिन पाला रहित, यानी कि पाला न पड़े। 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ खिली धूप हो, यानी कि धूप खिली होनी चाहिए। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और हल्की धूप की आवश्यकता पड़ती है। ये कैसी फसल है? ये जो कपास है खरीफ की फसल है। कपास क्या है? खरीफ की फसल है। और कपास को पैदा होने में कम से कम, यानी कि कपास तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय
लगता है। कपास तैयार होने में कितने समय लगते हैं? 6 से 8 महीने का समय लगता है। जो कपास क्योंकि काली मिट्टी में उगाया जाता है, तो काली मिट्टी जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहीं पे कपास उगता है। काली मिट्टी तो महाराष्ट्र हम कह रहे हैं, जो कपास का ज्यादा उत्पादन होता है कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों में कपास पैदा होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो ज्यादा पैदा होता है वो काली मिट्टी में क्योंकि ज्यादा पैदा होता है, तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में ज्यादा कपास पैदा होता है। इसके लिए इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में भी कपास पैदा होता है। अब लास्ट है जूट। देखिए जो जूट है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? जूट जो है जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। अब जूट कहाँ पे उगाया जाता है? जूट जो होता है बाढ़ के मैदानों वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। जहाँ से बाढ़ का मैदान होता है वहां से पानी जब निकल जाता है, पानी की जहाँ पे निकासी हो जाती है, जूट जो उगाया जाता है कहाँ पे? बाढ़ के मैदानों में पानी की जहाँ पे निकासी होती है, यानी कि पानी निकल जाता है, बाढ़ आने के बाद पानी निकल जाता है, तो वहां पे जूट को उगाया जाता है। क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है बाढ़ आने से उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, तो इसलिए वहां पे जूट अच्छे मात्रा में, मतलब कि भारी मात्रा में उन क्षेत्रों में जूट उगाया जाता है। अब जूट जो होता है वो जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, बिहार में, इन राज्यों में जूट अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अब जूट से क्या बनता है? जूट से बोरा बनता है, फिर रस्सी बनता है, फिर थैला बनता है, ये सब मतलब कि बैग टाइप का, ये सब जूट से बनते हैं। अब देखिए पिछले कुछ समय से जूट का जो लागत है, यानी कि जूट के मूल्यों में जो लागत है उसमें ज्यादा लगता है, जूट में लागत ज्यादा लगता है। और एक नायलॉन है, नायलॉन में क्या होता है? नायलॉन सस्ता होने का, जूट में एक तो लागत अधिक है और नायलॉन सस्ता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में इसका जो मांग है वो घटा है, यानी जूट का मांग पिछले कुछ वर्षों में घटा है। जिसका कारण क्या है कि जूट में जो लागत आता है वो ज्यादा होता है, जिसका कारण मांग होती है, ऊपर से जो नायलॉन है वो सस्ता होती है। इसके कारण जूट का उत्पादन है, जूट का जो मांग है पिछले कुछ वर्षों में वह घटा है। तो ये है जूट, जो मुख्य रेशेदार फसल था जूट और कपास। तो आई होप आपको ये फसलों के बारे में आज समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।